Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. Chapter number 8 area and perimeter. Last exercise में हमने perimeter of रेक्टेंगल और स्क्वायर डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. तो डिटेल से डिस्कस करेंगे. इसको वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा. इसके अंदर हम फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं, कुछ ब्लैंक्स हैं. द क्लोज्ड रीजन इन अ शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया. एरिया कहते किसको हैं, यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं. मेरे पास जो भी एनक्लोज्ड फिगर है, एनक्लोज्ड फिगर का मतलब जिसके एंड टू एंड मीट हुए हुए हों, खुली हुई ना हो, ओपन शेप ना हो, एक क्लोज्ड फिगर हो, तो उसके अंदर जो स्पेस कवर की हुई है उसको कहते हैं हम एरिया. और इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हमारे पास जो भी शेप होती है उसकी हमारे पास दो डायमेंशंस होती हैं. एक कहलाती है लेंथ और दूसरी कहलाती है ब्रेथ, जिसको आप उर्दू में लंबाई और चौड़ाई कहते हैं. जैसे दुपट्टा है आपका, ठीक है, तो दुपट्टे के अंदर हम पूछते हैं इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है. ये दो ही चीज़ें आप पूछते हैं ना. इसी तरह से हम जब किसी भी चीज़ का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं इसका एरिया के अंदर लेंथ कितनी है और इसकी ब्रेथ कितनी है. और लेंथ को ब्रेथ से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास एरिया आ जाएगा. ठीक है. तो लेंथ ऑफ अब जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसका हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो लेंथ है और जो इसकी ब्रेथ है वो डिफरेंट होती हैं. जबकि जो स्क्वायर है हमारे पास उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर बराबर होती है, क्योंकि उसके ऑल फोर साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं. ठीक है. जितनी लेंथ होगी उतनी ही इसकी ब्रेथ होगी. तो यहाँ पर जब इस एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है तो हम कहते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. वहाँ पर भी बेसिकली हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ही कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी ब्रेथ बिल्कुल बराबर होती है तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. ठीक है. तो देखो पार्ट बी के अंदर हमसे कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिखोगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ यूनिट. सिंपल. ठीक है. इफ लेंथ इज वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, अगर स्क्वायर की एक साइड एल है, एल मतलब लेंथ है उसकी, तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है. बस आपने सिंपल ये बता देना है. अच्छा, इन अ रेक्टेंगल लेंथ आपको बताई है 9 सेंटीमीटर्स, ब्रेथ आपको बताई है 4 सेंटीमीटर्स. पेरीमीटर कैलकुलेट करते थे वहाँ पर हम क्या करते थे, लेंथ प्लस ब्रेथ करके उसको डबल करते थे. ठीक है. वहाँ पर थोड़ा सा जो है लेंथी प्रोसेस होता था. यहाँ पर तो सिंपल है, लेंथ उठाओ ब्रेथ उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपके पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 9 4s आर 36 एरिया आ गया आपके पास. ठीक है. और द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा. 1 को चाहे 1000 टाइम्स मिलियन टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर 1 ही आएगा. तो ये आपके पास स्क्वायर का एरिया क्या हुआ, जो भी लेंथ दी हुई है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपने सिर्फ उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा. उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2. उसमें हमारे पास कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, तो हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है. सबसे पहले हमसे कह रहे हैं स्क्वायर विथ साइड 4 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल विथ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हैव द सेम एरिया. ठीक है. अच्छा, जिसका 4 सेंटीमीटर एक साइड है तो इसका एरिया क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. और वो जो रेक्टेंगल है जिसका एक साइड लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर्स है और दूसरी साइड यानी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर्स है, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है. तो जनाब बिल्कुल सही बात है कि इन दोनों का जो एरिया होगा आपके पास वो सिमिलर होगा, सेम होगा. यस, इट्स ट्रू. ठीक है. उसके बाद पार्ट बी में कह रहे हैं if the length of a rectangle is 15 and breadth is 10, then the area of the rectangle is 15 multiplied by 10 is equals to 150. तो यहाँ पर ये 25 इनका कैसे आया, गलती से इन्होंने शायद 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया है, या फिर अल्लाह जाने इन्होंने, या 15 प्लस 10 कर दिया है इन्होंने. हालांकि 15 प्लस 10 नहीं करना, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है. तो ये इनसे मिस्टेक हो गई यहाँ पर कि इन्होंने मल्टीप्लाई करने के बजाय इसको प्लस कर दिया. एनीवेज, पार्ट सी में कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20. ओहो, इन्होंने 5 मल्टीप्लाई बाय 4, वो जो हम पेरीमीटर निकालते थे वो यहाँ पर कर दिया, हालांकि इनको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो आंसर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आता. ठीक है. तो सही आंसर 25 सेंटीमीटर होता है. ये हमारे पास फॉल्स है. तो यहाँ पर अब आपने पेरीमीटर और एरिया को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना. पहले आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस पेरीमीटर की करनी है. जब आपको उसके फॉर्मूलाज याद हो जाए, जब बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तब आपने एरिया के क्वेश्चंस करने. अनटिल एंड अनलेस आपकी ग्रिप पेरीमीटर पर अच्छी नहीं होगी,
आपके सारे फॉर्मूलाज मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। पेरीमीटर के लिए आपने क्या याद रखना है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को प्लस करना है। तो स्क्वायर के अंदर भी 4 साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी 4 साइड्स होती हैं, सिंपल उन सबको प्लस करना है। और एरिया के अंदर आपको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट डी में कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ कॉम्पोजिट शेप कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द शेप इन रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। अच्छा बच्चों, कॉम्पोजिट फिगर क्या होती है पहले मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद फिर हम इस बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पोजिट फिगर हम ऐसी फिगर को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी शेप्स बन सकती हों, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक येलो कलर की फिगर है, तो इसके अंदर क्या है, मेरे पास ना ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर डॉटेड लाइन से कुछ लाइन्स ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास बहरहाल जो है वो डिफरेंट शेप से मिलकर एक फिगर कंप्लीट हो सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ बच्चों, तो ये क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास एक ऊपर रेक्टेंगल बन गया और एक ये मेरे पास नीचे रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्पोजिट फिगर है, उसके अंदर हम इस तरह से डॉटेड लाइंस बनाएंगे तो हम इसको रेक्टेंगल और रेक्टेंगल या रेक्टेंगल और स्क्वायर इस तरह की शेप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पर वापस आओ, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ अ कॉम्पोजिट शेप, अगर आपके पास एक कॉम्पोजिट शेप है, कैन बी फाउंड, उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय डिवाइडिंग द शेप इन रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। अगर हम उस शेप को स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दें तो हम आसानी से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी हमने आपके सामने किया कि हमारे पास कॉम्पोजिट फिगर थी, बीच में एक लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स बन गए। इसी तरह से कभी हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर का कॉम्पोजिशन होगा तो हम इसको आसानी के साथ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल में डिवाइड करके इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और शेप बना कर दिखाऊँ कि मेरे पास एक इस तरह की शेप हो, ठीक है, और मुझे इसका एक एरिया फाइंड आउट करना हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाऊँगी, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया और ये ऊपर एक स्क्वायर बन गया। इसका एरिया अलग फाइंड करेंगे, इसका एरिया अलग फाइंड करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और आपके पास इसका कंप्लीट एरिया जो है एरिया है पूरा वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं इफ़ लेंथ इज इक्वल्स टू 18, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 1, देन द एरिया इज़ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 ही आएगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपके पास ट्रू है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ MCQs हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर इज़। ये आपके पास एक फिगर है बच्चों। अब इसके अंदर क्या है, ये भी एक कॉम्पोजिट फिगर है, लेकिन ये बॉक्सेस के अंदर इन्होंने बांधा हुआ है इसको, और इसके अंदर जो आपके पास एक साइड है ना, ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर्स की है। यानी अगर मैं सिर्फ इस वाले स्क्वायर की बात करूँ, पहले स्क्वायर की, ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये दूसरा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल्स हैं और एक स्क्वायर है। याद रखो जो ट्राइंगल होता है ना, उसका जो एरिया होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल का हाफ होता है। यानी अगर मेरे पास एक स्क्वायर का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो उसी के अंदर अगर मैं उसको हाफ कर दूंगी ट्राइंगल को, तो मेरे पास जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो 2 का हाफ, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, ठीक है। बस इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जो भी एरिया एक स्क्वायर का होता है, अगर उसी में हम हाफ करके ट्राइंगल में उसको डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का हाफ उस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखो, एक स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स हैं, एक स्क्वायर का एरिया क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, लेंथ भी 1 है सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 है, तो हर स्क्वायर का जो एरिया आएगा इस बॉक्स के अंदर वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। एक स्क्वायर का एरिया 1 हो गया, दूसरे स्क्वायर का एरिया भी 1 हो गया। जब आपके पास कॉम्पोजिट शेप होती है, अभी हमने डिस्कस किया था कि हम स्प्लिट करते हैं इसको डिफरेंट स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स में और सबका एरिया प्लस कर लेते हैं तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं स्क्वायर की, तो इसका एरिया मेरे पास 1 है, नीचे वाला जो स्क्वायर नंबर 2 है इसका एरिया भी 1 है। अब ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल्स मिलकर एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे, तो हाफ प्लस हाफ फिर से 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी एक ट्राइंगल और बचा हुआ है, एक और ट्राइंगल जो बचा हुआ है तो इसका एरिया कितना होगा, एक और हाफ आ जाएगा हमारे पास। 3 हाफ हैं, 2 हाफ मिलकर एक 1 कंप्लीट होता है, एक होल कंप्लीट होता है, तो हमने 2 हाफ की जगह पर 1 लिखा, इन दोनों की जगह पर 1 1 लिखा। इस तरह हमारे पास 3 होल्स और एक हाफ, तो टोटल हमारे पास क्या आएगा 3.5
सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आना चाहिए इस पूरी कॉम्पोजिट फिगर का। और अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, बाकी 3 हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। यहाँ पर 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 ट्राइंगल्स हैं, इनका एरिया 1 सेंटीमीटर ईच नहीं होगा, सिर्फ इन 2 स्क्वायर्स का एरिया 1 सेंटीमीटर्स होगा। ठीक है, 4 भी नहीं हो सकता। 4 हमारे पास कब होता, जब हमारे पास एक ट्राइंगल और होता। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये 3.5 बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पार्ट बी के बाद हमारे पास है द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5। 2.5 को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 ज़र 40, 8 2 ज़र 16 प्लस 4 20। डेसिमल पॉइंट आपका कहाँ पर लगेगा, एक डिजिट के बाद एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पर भी हम एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप डेसिमल लगाना भूल गए तो आप 200 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर टिक करेंगे, जो कि आपका गलत आंसर हो जाएगा, इसलिए आपने बड़े ध्यान से करना है। प्लस भी नहीं कर देना, वरना तो आप 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, विच विल बी रॉन्ग। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद पार्ट सी में देखो द एरिया ऑफ द गिवन शेप इज। इस शेप का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्पोजिट शेप आ गई। अब यहाँ पर अब चाहें तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे पास 1 बाय 1, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, 1 बाय 1 का एक स्क्वायर बन गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद ये रेक्टेंगल की बात करें तो ये 1 मीटर है और ये 4 मीटर्स है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 1 + 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, इसका एरिया हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये मीटर्स में था, सेंटीमीटर्स में नहीं था, तो इसको आप सही कर लेना, ये सेंटीमीटर्स नहीं है, मीटर्स है। क्या किया हमने, सिर्फ बीच में एक डॉटेड लाइन बनाई, तो ये एक स्क्वायर बन गया, ये एक रेक्टेंगल। स्क्वायर के अंदर भी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया, 1 बाय 1 हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, और ये रेक्टेंगल जो हमारे पास बचा, तो इसकी लेंथ 4 है और ब्रेथ 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, इसका हमारे पास भी एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा बच्चों, उसके बाद है हमारे पास पार्ट डी। पार्ट डी में हमारे पास है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बताया है, देन इट्स एरिया इज, उसका एरिया कितना होगा। तो याद करो, जब हम पेरीमीटर का चैप्टर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें लेंथ पता हो स्क्वायर की, तो हम उसको क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पेरीमीटर पता चल जाता है। ठीक है, P फॉर पेरीमीटर, L फॉर लेंथ। जो भी लेंथ होगी उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो अगर पेरीमीटर पता हो और लेंथ पता लगानी हो तो क्या करेंगे, तो जो भी आपके पास पेरीमीटर आपको बताया हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने यहाँ पर लेंथ मालूम करने के लिए पेरीमीटर को डिवाइड कर देना है 4 से, ये याद रखो। ठीक है, यानी लेंथ दी हुई है तो 4 से मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर निकालेंगे स्क्वायर की। ठीक है, और अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर से 4 को डिवाइड करके लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। तो अगर पेरीमीटर आपको 16 दिया हुआ है तो लेंथ आपके पास कितनी आएगी, 16 डिवाइडेड बाय 4, आंसर क्या आएगा आपके पास, 4 सेंटीमीटर। सिंपल। ठीक है, लेंथ आपको यहाँ से पता चल गई, यानी एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अगर हर साइड 4 सेंटीमीटर की होगी तो उसका पेरीमीटर तभी 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, प्रूफ हो गई ये बात। जब आपको लेंथ पता चल गई तो लेंथ से फिर एरिया निकालना क्या मुश्किल है। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो सीधा सीधा हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने लगाना भूल गए स्क्वायर, ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब इससे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि एरिया और पेरीमीटर हमेशा सेम आता है। यहाँ पर सिर्फ ये एक यूनिक केस है कि अगर हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी तो उसका पेरीमीटर और एरिया दोनों सेम आएंगे। ठीक है, ये आप कंफ्यूज मत होना। बाकी इसके अलावा आपके पास लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर्स है तो 3 4 ज़ा 12, पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आएगा और एरिया क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आएगा, तो वहाँ पर अलग हो गया। इसी तरह से अगर आपके पास 5 सेंटीमीटर की लेंथ है तो 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आएगा, लेकिन 5 5 ज़ा 25 सेंटीमीटर का आपके पास एरिया आएगा। तो बाकी सारे केसेस में ये डिफरेंट होता है, सिर्फ एक ये यूनिक केस है जहाँ पर आपके पास लेंथ ऑफ स्क्वायर अगर 4 सेंटीमीटर्स है तो क्योंकि
लेंथ को लेंथ से अपने 4 को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से भी आंसर 16 आता है, और 4 को जो है वो पेरीमीटर के लिए जो 4 साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आंसर जो है वो 16 आता है। इसलिए इस केस में आपके पास एरिया एंड पेरीमीटर बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर। स्क्वायर की एक साइड बता दी तो इसका एरिया क्या होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 11 आएगा, और ये यहाँ पर इन्होंने आपको मल्टीप्लाई करके 121 सेंटीमीटर भी लिख के दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। तो ये आपके पास ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया हुआ। अब कंफ्यूज करने के लिए देखो आपको यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा, ठीक है, और यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 को इन्होंने अलग लिखा और एक के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। कहने को तो ये भी ठीक है बच्चों, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सही ऑप्शन है इसका वो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ब्रैकेट में लिखोगे और उसके बाद बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे। बेसिकली तो ये ग्रेड 6 में जब आप पढ़ोगे अलजेब्रा तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये इसके पीछे साइंस क्या है। अभी इतनी बात याद रखो बस कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपके लिए ठीक होगा वो कौन सा होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 जो नंबर्स हैं वो ब्रैकेट में हो और ब्रैकेट के बाहर आपके पास जो भी यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ हो, तो वो ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह से लिखा होता 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर, तो वो ऑप्शन आपके पास सही होता। फिर या तो ये ऑप्शन आपके पास सही होगा या फिर 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो वो ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। अब उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। उसके अंदर आपसे कह रहे हैं विच 2 शेप्स इन ईच ग्रुप। एक एक ग्रुप के अंदर आपके पास 2-2 3-3 शेप्स हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें से कौन सी 2 शेप्स हैं कि जिसका एरिया बिल्कुल बराबर होगा। एरिया का मतलब जिसने बिल्कुल बराबर बराबर जगह स्पेस जो है वो कवर की होगी। तो अब अगर हम नंबर 1 की बात करें, इसके अंदर हमारे पास ये पैरेललोग्राम्स हैं, स्क्वायर्स नहीं है बच्चों, ठीक है। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमने देखना है कि कौन सी वाली शेप के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल हैं, तो वो वहाँ पर हमारे पास सेम एरिया होगा। अब अगर ए की बात करें तो इसके अंदर 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 हैं, ठीक है। उसके बाद शेप नंबर बी के अंदर बात करें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 यहाँ पर भी हमारे पास टोटल 4 जो है वो बॉक्सेस कवर्ड हैं, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। अगर थर्ड वर्ग के अंदर भी 4 नहीं है तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि प्रूफ हो गई ये बात कि ए और बी का जो एरिया है वो यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी में देखो, पार्ट बी में हमारे पास अगेन जो है वो 3 तरह के डिफरेंट फिगर्स हैं। तो इसके अंदर कौन से 2 ठीक होंगे, इसके अंदर भी हम पता लगा लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए के अंदर देखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब यहाँ पर तो सीधे सीधे स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पता लगाना कुछ भी मुश्किल बात नहीं, बस काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों में 8 होगा, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ए और बी ही सेम होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी में भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जिसमें 2 में है बी और सी के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर बी और सी आपके पास सेम होंगे, ठीक है। चलिए जी, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ दीज शेप्स व्हेन ईच साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। जब याद रखो एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का बना हुआ होगा ना, उसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा, ठीक है। तो अगर हम शेप ए की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 1, आप यहाँ पर लिख सकते हो एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर। इसको देखो आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, सिंपल, एरिया ऑफ 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता दो, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके पास हर शेप में कितने हैं, बस आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 को, या कुछ भी नहीं करना,
बस क्या करोगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट कर लो, हर स्क्वायर का 1 होगा ना एरिया, तो टोटल एरिया नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपके पास कितने हैं, 9, तो टोटल एरिया भी आपके पास कितना होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब होगा, जब हर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका एरिया क्या आएगा आपके पास, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका भी कितना आ रहा है, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।